समय के प्रवाह के बीच। भाग 5। समय लगातार बहता रहा और सेओंग वू जी ने अपनी पत्नी के बिना अपने जीवन का दूसरा साल शुरू किया। अपनी पत्नी को गए हुए 1 साल का समय उन्हें गहरे दुख के साथ साथ जीने का तरीका भी सिखा गया था। दुख पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था, लेकिन वे सीख रहे थे कि दुख में भी कृतज्ञता महसूस कैसे करें और हर दिन जीते हुए छोटी छोटी खुशियों को कैसे खोजें। उनकी पत्नी की पहली बरसी पर हन्ना, किम मिनसू और ली ग्योंगा द्वारा दी गई गर्मजोशी भरी सांत्वना उनके लिए ताकत का एक बड़ा स्रोत थी। सिर्फ यह जानकर कि उनकी पत्नी को याद करने वाले लोग हैं, उन्हें कम अकेलापन महसूस हुआ। इंस्टेंट दलिया खाते समय भी वे अपनी बीमार पत्नी को याद करते हैं, लेकिन अब वे उस दलिया के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मुश्किल समय को भी अपनी अनमोल यादों का हिस्सा मानने लगे हैं। जिस सप्ताहांत फार्म को उन्होंने साथ मिलकर सजाया था, वह अभी भी उनके दिल की गहराई में बसा हुआ है। उनकी पत्नी द्वारा छोड़ी गई डायरी को देखकर उन्हें उनकी पत्नी का समर्पण और प्यार फिर से महसूस होता है, और अकेले होने पर भी उस जगह की देखभाल जारी रखने का साहस मिलता है। उनकी पत्नी के हाथों का स्पर्श जहां तक पहुंचा था, वह स्थान अब उनके लिए उनकी पत्नी से जुड़ने का माध्यम बन गया है। भजन मंडली में उनकी पत्नी की खाली सीट अभी भी नजर आती है, लेकिन उन्होंने साथ में जो भजन गाए थे और उनकी पत्नी के खुशनुमा मजाक उनकी यादों में सुंदर धुन और हंसी के रूप में बने हुए हैं। जब वे रात को बत्तख के खिलौने को गले लगाकर सोते हैं, तो वे उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नी उनके सपनों में दिखाई देंगी, जिससे उन्हें उनकी पत्नी की तड़प में सुकून मिलता है। जल्दी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई ब्लॉग गतिविधियां और दूसरों की मदद करने वाला जीवन उन्हें एक नया अर्थ प्रदान कर गया है। पूंजी योजनाओं को रोकने के लिए लेख लिखना या अवशेष सूचना पट की त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध करना जैसे छोटे छोटे कार्य मिलकर उन्हें यह एहसास कराते हैं कि वे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ये गतिविधियां उन्हें अपनी पत्नी को खोने के दुख से उबरने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हर सुबह जब सेओंग वू जी अपनी आंखें खोलते हैं, तो वे एक बार फिर खुद से वादा करते हैं। वे वादा करते हैं कि वे ऐसा जीवन जिएंगे जिस पर उनकी पत्नी को गर्व होगा। उन्हें याद करते हुए, हालांकि उनकी पत्नी अब उनके पास नहीं है, वे उनकी पत्नी के प्यार और शिक्षाओं को अपने दिल में संजोए हुए हर दिन पूरी मेहनत से जीते रहेंगे। वे एक ईमानदार और सार्थक जीवन जीने का इरादा रखते हैं, ताकि जब वे इस दुनिया में अपने जीवन के अंत में स्वर्ग में अपनी पत्नी से फिर मिलें, तो उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पत्नी की उज्जवल मुस्कान उनकी आंखों के सामने आ गई हो। उन्होंने धीरे से अपने दिल में उनसे कहा, मैं ठीक हूं। आपसे मिलने के दिन तक मैं बिना शर्मिंदा हुए जीता रहूंगा। सेओंग वू जी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा दिखाती है जो दुख में भी आशा नहीं खोता और जिसे वह प्यार करता है, उसे याद करते हुए जीवन का अर्थ खोजता है। समय बहता है और मौसम बदलते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के लिए उनका प्यार और तड़प एक अपरिवर्तनीय तारे की तरह हमेशा चमकते रहेंगे, और वह उस रोशनी का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे अपने जीवन पथ पर चलता रहेगा। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही निजी कहानी पर बात करेंगे, समय के प्रवाह में। जी। ये सेओंग वू की कहानी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पत्नी को खोने के बाद वो कैसे जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास उनके अनुभवों के 5 हिस्से हैं
जिन पर हम आज नजर डालेंगे। और इन हिस्सों से गुजरते हुए हमारा मकसद ये देखना है कि वक्त के साथ मतलब दुख का जो एहसास है वो कैसे बदलता है, हाँ, कैसे यादें और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी इस मुश्किल सफर में एक सहारा बन जाती हैं। और ये कहानी असल घटनाओं पर आधारित बताई गई है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है पत्नी की पहली बरसी के आसपास। सेओंग वू उन्हें अभी बहुत याद करते हैं, जाहिर है, हाँ। पर शायद वो पहले वाली तेज चुभन थोड़ी कम हुई है। हाँ, वो तीव्रता शायद थोड़ी घट जाती है। और पड़ोसियों, दोस्तों जैसे हन्ना, किम मिन सू, इनके संदेश उन्हें हिम्मत देते हैं। जी, और ये कितनी दिलचस्प बात है कि कैसी साधारण सी चीजें भी गहरी यादों का दरवाजा खोल देती हैं। जैसे वो इंस्टेंट दलिया खाते हुए उन्हें अस्पताल के दिन याद आना। हाँ, जब वो पत्नी की देखभाल कर रहे थे। बिल्कुल। दुख अक्सर यूं ही मतलब हमारे रोजमर्रा की चीजों में बस जाता है। सही कहा। और उनका वो तस्वीरों को देखना, फिर मन ही मन पत्नी से बातें करना, ये दुख से जूझने का एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही निजी तरीका है। फिर कहानी हमें वीकेंड फार्म पर ले जाती है। पता चलता है कि पत्नी को बागवानी का बहुत शौक था। हाँ, और स्योंगवू को उनकी पुरानी बागवानी नोटबुक मिलती है जिसमें उनकी लिखावट, छोटे छोटे चित्र। जी। और वो सिर्फ एक याद नहीं है ना? वो जैसे पत्नी का एक जीता जागता हिस्सा उन्हें वापस मिल गया हो। बिल्कुल। और ये नोटबुक मतलब सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, ये एक तरह से भविष्य की तरफ भी इशारा करती है। वो सोचते हैं कि अकेले ही सही पत्नी की खातिर उस फार्म की देखभाल जारी रखी जाए। हाँ, उस खालीपन में एक छोटा सा मकसद भरने जैसा। सही कहा, एक मकसद। और साथ ही वो स्वर्ग में साथ घूमने वाली मजाक की बात भी याद करते हैं। ये दिखाता है कि यादें मीठी भी हो सकती हैं और दर्द भरी भी। उनमें एक अजीब सा सुकून भी होता है। और दुख का एहसास सिर्फ दिन में नहीं होता, शामें अक्सर ज्यादा भारी हो सकती हैं, जैसा हम अगले हिस्से में देखते हैं। हाँ, चर्च क्वायर की यादें, जहां वो साथ गाते थे, पत्नी के मजाकिया स्वभाव की कमी महसूस होना। और फिर वो बत्तख वाला खिलौना मिलता है, हाँ, जिससे पत्नी गले लगाकर सोती थी। स्पर्श से जुड़ी यादें, मतलब छूने से जुड़ी यादें बहुत ताकतवर होती हैं ना। बिल्कुल। उनका उस खिलौने को धोना, फिर उसे गले लगाकर सोना, इस उम्मीद में कि शायद पत्नी सपने में आए, ये उनके अकेलेपन को और उस गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है। जैसे वो उस खिलौने के जरिए उस अपनेपन को फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। जी बिल्कुल, एक तरह से। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सेओंगवू कुछ साल पहले रिटायर हुए थे। अब वो अपना समय ब्लॉग लिखने में लगा रहे हैं, हाँ, खासकर पॉन्जी स्कीम जैसे धोखाधड़ी पर लोगों को आगाह करने के लिए। तो क्या ये सिर्फ खुद को व्यस्त रखने का तरीका है या इसका दुख से उबरने में कोई गहरा रोल है? नहीं, मुझे लगता है ये महज व्यस्तता से कहीं ज्यादा है। ये दुख के साथ साथ जीवन में मतलब नए अर्थ तलाशने की एक कोशिश है। अच्छा, दूसरों की मदद करने से, चाहे वो ब्लॉग लिखकर हो या जैसे उन्होंने वो स्थानीय ऐतिहासिक सूचना पट्टिका की गलती ठीक करवाई, हाँ, उससे उन्हें एक तरह की संतुष्टि मिलती है, एक उद्देश्य मिलता है। तो ये सक्रियता उन्हें एक मकसद देती है। बिल्कुल। और ये उद्देश्य दुख के बोझ को हल्का करने में मदद करता है। अपने दर्द को दूसरों के लिए उपयोगी बना देना, ये अपने आप में एक मरहम जैसा बन जाता है। और आखिर में पत्नी के बिना दूसरा साल शुरू होता है। सेओंगवू अब दुख के साथ जीना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुख चला गया है, पर शायद जिंदगी में वो कहीं खुल मिल गया है। हाँ बिल्कुल, अब वो छोटी चीजों में शुक्रगुजार महसूस करते हैं। जी, वो पहली बरसी पर मिले संदेश, वो इंस्टेंट दलिया, फार्म वाली नोटबुक, क्वायर की यादें, वो बत्तख का खिलौना, उनका ब्लॉग लिखना, ये सब अब उनके जीवन का हिस्सा है। दुख ने अपना रूप बदल लिया है शायद। हाँ, लगता तो है। और सबसे अहम है उनका वो संकल्प, हाँ, एक ऐसा जीवन जीने का जिस पर उनकी पत्नी को गर्व हो, ताकि जब वो दोबारा मिलें तो उन्हें शर्मिंदगी न महसूस हो। वो मन ही मन पत्नी से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मिलने तक अच्छे से जीऊंगा। जी, ये अपने आप में एक बहुत मजबूत इरादा है। तो सेंगवू की ये यात्रा दिखाती है कि गहरे दुख के बावजूद यादों को सहेज कर और अपने कामों में मकसद ढूंढकर जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। समय शायद घावों को पूरी तरह भरता नहीं है, शायद नहीं, लेकिन वो उसके साथ जीना जरूर सिखा देता है। प्रियजनों की यादें और जीवन को एक उद्देश्य देना, ये आगे बढ़ने की हिम्मत बन सकते हैं। सेंगवू का अपनी पत्नी के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प, वो काफी प्रेरणादायक है। और अंत में शायद सोचने के लिए यही सवाल रह जाता है
किस तरह हमारी बहुत निजी स्मृतियां और वो उद्देश्यपूर्ण लगने वाले छोटे छोटे काम जीवन की बड़ी मुश्किलों और त्रासदियों के बाद हमें फिर से दिशा और मायने दे सकते हैं। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।